तो पिछली कक्षा में हम लोग श्री ब्रज मोहन व्यास द्वारा रचित पाठ कच्चा चिट्टा का अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम लोग उसी पाठ के शेष और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। लेखक कहते हैं, सन संबत मुझे याद नहीं, बहुत दिन की बात हुई। उस साल ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन मैसूर में था। मेरे अभिन्न मित्र यानी मेरे जिगरी दोस्त कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह साहित्य विभाग के सभापति थे। एक तो उनका साथ रुचिकर, दूसरे इसके पहले दक्षिण में गया नहीं था। प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। यह भी सुन रखा था कि ताम्र मूर्तियों और ताल पत्र पर हस्तलिखित पोथियों की वह मंडी। ताम्र मूर्तियों मतलब तांबे की मूर्ति, और ताल पत्र ताड़ के पत्तों पर लिखे गए, हाथों से लिखे गए पोथी, दोनों का प्रयाग संग्रहालय में नितांत अभाव था, मतलब बिल्कुल अभाव था। उपर्युक्त तीन कारणों में प्रत्येक मुझे प्रलुब्ध करने के लिए पर्याप्त थे, पर तीनों के सामूहिक आकर्षण ने मुझे मैसूर की ओर बरबस खींच लिया। मद्रास पहुंचते ही मुझे चैन कहा। मैंने अपना काम आरंभ कर दिया। लेखक ने अपना काम शुरू कर दिया। मद्रास में हम लोग 2 दिन ठहरे। इन 2 दिनों में मैंने नगर का कोना कोना छान डाला। दर दर भिखारी की तरह झक मारता फिरा। यद्यपि जेब में पैसा था, तथापि हृदय तो भिखारी का था। थैली काटकर दाम देने वाले की शक्ल ही दूसरी होती है। लोगों से पूछ पूछ कर विक्रेताओं के घर गया। 8-10 चित्र भी खरीदे सस्ते दामों में, पर ताल पत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम सुनकर मेरे छक्के छूट गए। किसी पुस्तक का दाम 250-300 रुपये से कम विक्रेताओं ने नहीं बताया। ये मेरे बस की ना थी, और मैं तेलुगु और तमिल पढ़ भी नहीं सकता था, इसलिए मन सिकोड़ लेना पड़ा। संध्या समय मुख्य बाजार घूमने गया। बड़ी भीड़ भाड़ थी। विशेषता यह थी कि भीड़ में नंगे बदन लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। काला बदन, उस पर शुभ्र यगो पवित्र यानी उजला जनेऊ, मोटी तोंद, तहमद बांधे अर्थात लुंगी बांधे, सिर से टोपी और पैर से जूता नदारत। साधारण स्निग्ध बातचीत करने में भी इतनी जोर से बोलते थे जैसे लड़ रहे। यह दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। वहां लोगों ने मुझसे कहा था कि श्रीनिवास जी हाई कोर्ट के वकील हैं। उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल के मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रह। उनके पास सिक्के थे और कांसे और पीतल की मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रह था। संध्या समय उनके यहाँ गया। श्रीनिवास जी भले लोग थे, यद्यपि इन चीजों का व्यापार भी करते थे। भल मनसाहत और इन चीजों का व्यापार परस्पर विरोधी है। मैं 1 रुपये में 3 अठन्नी भुनाना चाहता हूँ, और व्यापारी अपने 1 रुपये का मूल्य 3 रुपया रखता है। मतलब दोनों अपने अपने लाभ की सोच रहे थे, अपने अपने फायदे की सोच रहे थे। श्रीनिवास जी भले मानस विक्रेता थे। उनसे मैंने 400-500 रुपये की पीतल और कांस्य की मूर्तियां ली। बहुत से सिक्के उन्होंने मुझे मुफ्त में दिए। उनके यहाँ 4-5 बड़े बड़े नटराज भी थे, यानी शिव के नृत्य की मुद्रा की मूर्तियां, पर उनके दाम 20-20, 25-25 हजार थे। मैंने सरसरी तौर से उन्हें देख भर लिया। मैं संग्रह करता हूँ, आशिक नहीं। यानी लेखक क्या करते हैं, संग्रह करने का काम करते हैं। दीवानगी उनका संग्रह के प्रति नहीं कि कोई भी दाम में किसी भी वस्तु को खरीद ले। यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में है। वे संग्रह करता भी हैं और आशिक भी। संग्रह कर लेने और उसे हरम मतलब प्रयाग संग्रहालय में डाल देने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता है। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीजों को बार बार हर पहलू से देख उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते। यदि संग्रह करता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। अपराह्न मैं मैसूर जाने के लिए स्टेशन आया। गाड़ी ने रेंगना शुरू ही किया था कि एक आदमी कुछ चित्र ले आया और गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। गिनने और देखने का समय नहीं था। मैंने हाथ में 3 ठनठनाते हुए रुपये लेकर उसे दिखाए। उसने रुपया लेकर तस्वीरों को खिड़की में फेंक दिया।
जब गाड़ी ने तेज पकड़ी तो मैंने तस्वीरों को देखा। तस्वीरें बुरी नहीं थी। यहाँ होती तो 5-5 रुपये प्रत्येक तस्वीर के अवश्य देता। सौदा अच्छा रहा। आज के दिन वे 25-25 रुपये से कम की ना मिलेगी। मैसूर पहुंचकर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। मैसूर के युवराज सभापति थे। अधिवेशन में कोई खास बात नहीं थी। अधिवेशन समाप्त होने पर हम लोग रामेश्वरम गए। तालपत्र की पुस्तक का ना मिलना अभी तक कसक रहा था। ताड़ पर लिखे गए हस्तलिखित पुस्तकों का ना मिलना लेखक को कसक रहा था। मैं कैसे मन को समझा सकता था कि खलीफा मंडी में बटोरने से शेर भर अन्न भी ना मिलेगा, जब प्रतिदिन वहां की बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है। रामेश्वरम पहुंचने पर पंडे पीछे लगे। तीर्थ स्थान जो था, पंडों को देखते ही मेरे हथकंडे ने करवट बदली। मैंने झट ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया और पंडों से कहा, देखो भाई, राजा साहब का यहाँ कोई पंडा नहीं। जो भी सबसे अधिक ताल पत्रों पर लिखी पुस्तक के भेंट करे वही हम लोग का पंडा और हमारे वंश का पंडा। इसके पहले कि पंडे हमारे प्रस्ताव पर कुछ निश्चित करें, एक लड़कौंधा पंडा दौड़ कर गया और उसने एक छोटा गट्ठर ताल पत्र पर लिखित पुस्तकों का मेरे सामने लाकर पटक दिया। मैंने कहा, बस तुम ही राजा साहब के और हमारे आज से पंडा हुए, और उनकी बही पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। चलते समय दोनों ही ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दक्षिणा दी। मेरी दक्षिणा से उनका क्या बनता, परंतु राजा साहब की दक्षिणा से पुस्तकों का देना उन्हें नहीं अकड़ा। दक्षिण की ओर दर्शनीय स्थानों को देखते हम लोग प्रयाग लौट आए। ताल पत्र की फांस मन से निकल गई। संग्रह में तो आशातीत सफलता हुई। इतनी संख्या में और इतनी महत्वपूर्ण सामग्री आई कि धरते उठाते नहीं बनता। संग्रह में तो आशातीत सफलता हुई, मतलब आशा से बढ़कर सफलता मिली। इतनी संख्या में इतनी महत्वपूर्ण सामग्री आई कि धरते उठाते नहीं बनता। लगभग 2000 पाषाण मूर्तियां, 5-6 हजार मृण मूर्तियां, मतलब मिट्टी की मूर्तियां, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, 14,000 हाथों से लिखी गई पुस्तकें, हजारों मन सिक्के, मन के मोहरे इत्यादि। इनका प्रदर्शन और संरक्षण कोई हंसी खेल नहीं। लोगों की शिकायत थी कि म्युनिसिपैलिटी में इसके लिए स्थान बहुत छोटा है। बात ठीक ही थी, पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था। 8 बड़े बड़े कमरे इनके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। कारण था सामग्री का अधिक होना, चीजों का विस्तार, मतलब चीजों का फैलते जाना। संग्रहालय के पृथक विशाल भवन का निर्माण अनिवार्य हो गया, परंतु इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी, बहुत पैसों की आवश्यकता थी। यह म्याऊं का ठौर था। सहसा एक बात सूझ गई कि इस हथकंडे की दाद चाहूंगा। म्युनिसिपैलिटी एक्ट में एक धारा है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकदमा चलाने के स्थान पर हर्जाना लेकर समझौता कर ले। दूसरे नगर में भवन निर्माण की अनुमति देने में म्युनिसिपैलिटी ही नियमित शुल्क लेती थी। इन दोनों मदों से 20,000 रुपया सालाना आय होती थी। हमने बोर्ड एवं संयुक्त प्रांत की सरकार से यह स्वीकृति ले ली कि इस आय का संग्रहालय निर्माण कोष बना दिया जाए। इस प्रकार इस कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपये एकत्रित हो गए। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट सहेतु सर्व विधाना धर्मस्य च धनस्य च। डॉक्टर पन्नालाल ICS, जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे, के सौजन्य और सहायता से कंपनी बाग में एक भूखंड सी भवन के लिए मिल गया। अब केवल शिलान्यास और भवन निर्माण की देर रह गई। मैंने सोच रखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी से शिलान्यास करवाऊंगा। उनकी मेरी आपसदारी और उनकी संग्रहालय के प्रति निष्ठा के कारण उचित ही था। मैं सिर्फ मौके के ताक में था, अवसर के ताक में था। वह मौका आ गया। प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल जी ने कहा, व्यास, तुम्हारे म्यूजियम की इमारत ना बनेगी? पर मैंने नम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मेरा अहद है कि जब तक आप उसका शिलान्यास ना करेंगे
मैं उसे अपनी जिंदगी में बनने ना दूंगा। उन्होंने नम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह मेरी जिद है कि जब तक आप उसका शिलान्यास नहीं करेंगे, पहला पत्थर नहीं रखेंगे, उसे मैं अपनी जिंदगी में बनने ना दूंगा। पर मैं आपसे कैसे कहूँ, क्या सिवाय शिलान्यास करने का आपको और कोई काम नहीं? जवाहरलाल जी तुरंत बोल उठे, यह सब फिजूल की बात है। अगली बार जब मैं आऊंगा तो शिला रख दूंगा। अब ज्यादा देर मत करो, बात खत्म हो गई। उपस्थित सज्जन हम लोगों की बात पर मुस्कुरा रहे थे। यह तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लभते व प्रथ्याता न व श्रियम श्रिया दुरापा कथमिसिप्तो भवेतु भवभूति। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या ना मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है। 2 ही 3 दिन बाद डॉक्टर ताराचंद स्वयं मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित कर चले गए। निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह के साथ जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। वह समारोह इतना सुंदर था हुआ कि ना भूतो न भविष्यति। वह समारोह इतना सुंदर था कि ना तो ऐसा भूत में देखा गया, ना भविष्य में देखने की संभावना है। परंतु उल्लेखनीय होते हुए भी उसका वर्णन ना करूंगा, कारण वह कच्चे चिट्टे की परिधि के बाहर है। पंडित जवाहरलाल जी ने बंबई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मूता को लिखकर उनसे नए भवन का नक्शा बनवा दिया और समय से भवन बनकर तैयार हो गया। इस बात का मुझे संतोष है कि जनता के जिस हर्जाने के रुपये से इस भवन का निर्माण हुआ, उसे मैंने पाई ब्याज सहित उसमें परजाना में भूअर्थ्यम लौटा दिया। संग्रहित चीजें 15 लाख से कम की नहीं। एक बात और, इसके पहले मैं इस कच्चे चिट्टे को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने छला, और फिर सिवाय मेरे क्षमा मांगने और उनके क्षमा करने का और कोई चारा भी तो नहीं अपने पापों का, यदि आप उन्हें पाप समझते। मैं नहीं समझता। प्रायश्चित तो मैंने लिखकर कर लिया, परंतु समाप्त करते करते मैं ऐसी कृतघ्नता का पाप नहीं कर सकता जिससे प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है। यह संग्रहालय 4 महानुभावों के सहाय और सहानुभूति से बन सका। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ तत्कालीन चेयरमैन, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जू, देव नागोद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह, जिनके भरहुत और भुमरा संग्रह के कारण संग्रहालय का मस्तक ऊंचा है, और मेरा स्वामी भक्त अर्दली जगदेव, जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रहालय संभव हुआ। ठाकुर ने ठीक ही कहा, शामिल में पीर में शरीर में न राखे भेद, हिम्मत कपाट को उघारे उघरी जाए। ऐसी ठान ठाने जो बिनाहू जंत्र मंत्र किए, सांप के जहर को उतारे जो उतर जाए। ठाकुर कहत कुछ कठिन न जानो आज, हिम्मत किए तो कहो कहा न सुधारी जाए। चारी जने चारों दिशा ते चारों कोन गाही, मेरी को हिलाए उखाड़े तो उखाड़ी जाए। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, बड़ा हो जाने पर उनके रहने के लिए विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह प्रवेश करा दिया, उनके संरक्षण एवं परिवर्धन के लिए एक सुयोग्य अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया, और फिर मैंने संन्यास ले लिया। इतना करने के बाद लेखक ने क्या किया, संन्यास ले लिया।